उन्होंने रिकॉर्ड कर तो सारा चीज आ जाएगा ना। हिस्ट्री में सबसे पहले याद रखना था 1665 रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने सेल पहली बार देखा था, लेकिन वो डेड सेल था। जो शैंपेन का बॉटल होता है उसमें जो ढक्कन होता है ना, कैप होता है ना, इसी को कभी कभी आप कहोगे कि उसे आप लोग कॉर्क सेल कह देते, कॉर्क कह देते, कई बार पढ़ लोगे बार्क कह देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे। ये क्या होते हैं ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे। बार्क, कॉर्क, पेड़ का छाल, पेड़ का जो बाहर का कवरिंग उसी को कॉर्क, बार्क वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो सेल देखा तो वो एक्चुअली में लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था, और ये हॉलो कंपार्टमेंट, खोखला इस तरह से दिखता था। तो उन्होंने एक्चुअली में केवल सेल वॉल देखा था, क्योंकि अंदर में कुछ तो था ही, खोखला था। तो उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, वहीं पर इन्होंने सारी चीज को मेंशन कर दी कि सेल कैसा दिखता है, अंदर में कैसा खोखला है ना। और एक वर्ड यूज किया, सेला, सेला वर्ड, यही से सेल वर्ड ओरिजिनेट होता है। पहली बार अगर पूछा जाए लिविंग सेल को किसने देखा, तो ये 1674 बोलो, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने कई सारे लिविंग सेल को देखा। ल्यूवेनहुक ने कई सारे लिविंग सेल को देखा था, जैसे कि उन्होंने पहली बार आरबीसी को देखा, लिविंग था। उन्होंने स्पर्म सेल को देखा, स्पर्म सेल को देखा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, उन्होंने और भी कई सारे सेल्स को, बैक्टीरिया को सबसे पहली बार देखा था। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, माइक्रोस्कोप उसी में देखा था, ठीक है। डर्टी पॉन्ड वाटर से, जो पानी गंदा पानी था, वहीं के पानी में उन्होंने देखा कि कई सारी गंदगी है, तो उसके अंदर देखे छोटे छोटे सेल्स वगैरह है। तो पहला अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। अब याद रखना है इसके अंदर में 1831 इंपॉर्टेंट डेट होगा। किस लिए? क्योंकि एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को पहली बार देखा था। तो ये याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को देखा था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कहां से देखा था? तो उन्होंने जो ऑर्किड प्लांट होता है उनके रूट सेल से, जो रूट होता है ऑर्किड प्लांट है, वहीं से उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें दो चीज और याद रखना है। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन, स्वान और एक स्वैन। तो ये स्लीडन साहब ने क्या किया था, उन्होंने केवल प्लांट सेल पे काम किया। उन्होंने देखा कि जो भी प्लांट होते हैं वो छोटे से पार्ट से बने होते हैं, वो सेल से बने। जो भी प्लांट है एक स्मॉलर सब यूनिट से बना है, एक छोटे से पार्ट से बना है, वो एक सेल से बना है, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज द फंक्शनल यूनिट, उन्होंने ये सब नाम दिया, ठीक है। सेकेंड चीज 1838 की ये कहानी, ठीक है। 1839 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था स्वान, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर ये कंट्री भी मेंशन है कि कौन ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कौन जर्मन साइंटिस्ट थे ना, कौन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कहने वाला यानी बॉटनी यानी प्लांट के बारे में बताते थे, तो ये बॉटनिस्ट थे स्लीडन साहब। और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स के बारे में बताते। तो इन्होंने बताया कि मैंने भी जो भी एनिमल्स को देखा है वो भी छोटे से पार्ट से बने, वो सेल से बने। सेल इज द फंक्शनल यूनिट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ना। तो श्वान साहब ने एनिमल्स के बारे में डिटेल से बताया, लेकिन इन्होंने एक चीज और मेंशन भी किया जो यूनिक था। उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, जो मैं एनिमल सेल को देखता हूं और प्लांट सेल को देखता हूं, एक डिफरेंस है। एनिमल सेल के अंदर में बाहर में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन जब प्लांट सेल को हम लोग देखते हैं तो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल के बारे में पाया जाता है, जबकि ये जूलॉजिस्ट है, एनिमल्स के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंस बताया। तो मेन अगर क्रेडिट अगर तुमसे पूछा जाए तो स्वान को करना, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, दिया तो दोनों ने था, सेल थ्योरी दोनों को मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया ना, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन था वो श्वान का था, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जूलॉजिस्ट थे। बाद में दोनों की थ्योरी को मर्ज किया गया और ये बना सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। लेकिन सेल थ्योरी में एक प्रॉब्लम था, सेल थ्योरी एक जगह पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, एक जगह पे फेल हो गया। सेल थ्योरी ये नहीं बता पाया
कि आखिर नया सेल कैसे बनेगा, न्यू सेल जो बनता है, जो नया सेल बनता है वो कैसे बनता है। लोगों ने पूछा तो बोले नहीं मालूम भाई, हमें नहीं पता कि नया सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो यहाँ पर सेल थ्योरी का ये फेल्योर है, ये गलती है, फेल हो गया। तो बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ये याद रखना, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला, एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी को आप क्या कहते हो बोलो, सेल लीनिएज थ्योरी। हाँ, सेल लीनिएज थ्योरी, ये नाम याद रखना, सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वर्ड यूज किया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक, उसका हिंदी में सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी नया सेल बनता है वो पुराने सेल के डिवीजन से बनता है। यानी कि जो पुराना वाला सेल है उसी के अंदर डिवीजन हुआ, मान लो अमीबा है तो अमीबा बाइंड डिफ्यूजन इस तरह से कर लिया और 2 अमीबा बन गए। तो अमीबा भी तो एक तरह का सेल ही तो है, एक सेल ही तो है। तो ये नया सेल कहां से आया, पुराने सेल के टूटने से। तो एक वर्ड यूज किया गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग है सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले सेल था उसी के डिवीजन से आता है। तो बाद में हमने क्या किया, इस सेल थ्योरी को सेल लीनिएज थ्योरी से मर्ज कर दिया। इस सेल थ्योरी को हमने सेल लीनिएज थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया और अब कहलाया मॉडर्न सेल थ्योरी। अब ये कहलाया मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी नॉर्मल सेल थ्योरी और प्लस सेल लीनिएज थ्योरी, ये कहलाया मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, जो कहता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होने चाहिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होने चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वायरस, वायरस तो सेल से नहीं बने, इसलिए लोग लिविंग नहीं मानते। हाँ, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, लिविंग का गुण तो है, रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करता है, सेल से नहीं बना है। आपने बोला था सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होने चाहिए, वायरस, ठीक है। उन्होंने बोला हर सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस का नंबर सिंगल होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं। कुछ ऐसे भी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, जबकि वो जिंदा है, मरा हुआ है वो तो चलेगा। जो मरा हुआ सेल है उसके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होगा, तो सबको मालूम है। लेकिन जो लिविंग भी है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, बोलो, याद रखना है, यंग नहीं, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी 120 डेज तक जिंदा रहता है, 120 दिनों तक पैदा हुआ, 120 दिनों तक जिंदा रहेगा। तो स्टार्टिंग के यानी 1 वीक्स तक लगभग जब यंग होता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योरिटी में चला जाता है तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो ओल्ड बोले, मैच्योर बोले, आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये याद। इसके अलावा एक प्लांट सेल है, हाँ एक प्लांट सेल है जो कि उसके अंदर वो लिविंग है लेकिन उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं है, बोलो कौन, सर आपने बताया था सीव ट्यूब, सीव ट्यूब होगा, उसमें थे ना कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब जो है वो भी जिंदा है, लिविंग है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट। याद सर काम कैसे करते हैं, सीव ट्यूब क्या है, तो इसका एक सिस्टर सेल है, ये सीव ट्यूब है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, इसकी सिस्टर सेल है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस के हेल्प से ये अपना काम चला लेते हैं। न्यूक्लियस के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बोले कैसे करेगा, उसकी सिस्टर सेल इसके साथ जुड़ी हुई है, कॉम्पेनियन सेल, उसी के न्यूक्लियस से इसका भी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब साइज को देखो, रटना नहीं, ठीक है, जब तुम मैंने पीडीएफ किया होगा तो उसमें रटना नहीं है, उसमें थोड़ा लॉजिकल चलना है कि सबसे छोटा वायरस, वायरस से 10 टाइम्स बड़ा होगा पीपीएलओ, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हाँ, वायरस को नहीं माने, वायरस को तो लिविंग मानते ही नहीं, इसलिए
वायरस सेल से भी नहीं बना है, तो सबसे छोटा सेल बोले, ठीक है, या सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा। फुल फॉर्म याद रखना है, बोलो याद है? यस सर, प्लूरो न्यूमोनिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे लगभग 10 टाइम्स बड़ा होगा एक नॉर्मल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट, ठीक है, बैक्टीरिया इससे लगभग 10 टाइम्स बड़ा होगा बैक्टीरिया, 10 टाइम्स बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल, इससे लगभग 10 टाइम्स बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल। हाँ, तो ये सीक्वेंस को अच्छे से याद करना है कि वायरस से 10 टाइम्स बड़ा माइकोप्लाज्मा, 10 टाइम्स बड़ा बैक्टीरिया, 10 टाइम्स बड़ा यूकैरियोटिक सेल। तो ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में अलग अलग सेल है, साइज अलग अलग है, शेप भी अलग होगा। न्यूरॉन का सेल देखा अलग दिखेगा ना, फिर स्टोमेटा वगैरह देखोगे तो अलग दिखेगा, सबका अलग अलग दिखता है, जैसा फंक्शन करना है उस तरह से सबके अलग अलग स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो चलो ये याद हो जाएगा। चलो, इसके अलावा हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो चलो फटाफट हम लोग रिवाइज कर ले। तो बताओ, सबसे पहले यहाँ पास क्या था? सेल इनवेलप था। तो सेल इनवेलप में याद है 3 लेयर थे, कौन कौन से थे? तो ये था सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर में कौन था? सेल वॉल, जो एक केमिकल बना था जिसका नाम था म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बाहर में एक कवरिंग था जिसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स, शुगर का कवरिंग, कार्बोहाइड्रेट का, जो कि थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। याद आ रहा है? थिन होगा तो स्लाइमी, ठीक होगा तो कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल। तीनों मिलकर के बन जाएंगे सेल इनवेलप, जो बाहर का प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। सेल वॉल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे भाई? हमारे आंसू में, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम है, तुम आगे में पढ़ोगे, लाइसोजाइम। हमारे टीयर्स में, आंसू में लाइसोजाइम, ZYME ना, या सलाइवा में एक एंजाइम है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ सकता है। तो अगर तुम्हारे बैक्टीरिया खा लिया तो लाइसोजाइम के हेल्प से वो टूट सकता है। चलो ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, याद करो, एक्सटेंशन को हमने कहा, क्या कहा था? मीजोजोम, जो हो सकता है, वेसिकल लाइक हो सकता है। काम क्या करता है? उसके ऊपर में एटीपी बनाने का मैकेनिज्म, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, रेप्लिकेट करने में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास थे क्रोमैटोफोर, याद आ रहा है? यस सर। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, एनसीईआरटी में पढ़ना बहुत अच्छा। हाँ, ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये लगभग क्लोरोप्लास्ट का काम कर रहा है। मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्रोमैटोफोर क्लोरोप्लास्ट की तरह। जो मेन डीएनए है, जो मेन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट कितना है? अकेला है, एक ही डीएनए, उसी को क्रोमोसोम कहिए, सिंगल नंबर में है, शेप वाइज वो सर्कुलर है, शेप में वो शेप का है। उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, वो एब्सेंट, वो हमारे अंदर होगा, ठीक है। तो याद रखना है, नंबर याद रखना है सिंगल, शेप याद रखना है, ठीक है। और नेचर कैसा है? डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंड। और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, इसलिए नाम नेकेड पड़ा, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन इस मेन डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे साइज के होते हैं, मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। नंबर वेरी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा है मेन डीएनए के अलावा, ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसका नाम क्या होगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, चलो ठीक है, प्लाज्मिड। फिर बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ फूड को स्टोरेज का काम करेगा, खाने पीने की चीज है, स्टोर करके रख लो, बोलो क्या नाम होगा? इंक्लूजन बॉडीज, स्टोर करना है, ग्लाइकोजन को करना है, फॉस्फेट, सल्फेट ना, उसको क्या करना है? होल्ड करके रखना है, स्टोर करके करना है, इसको कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उन्हें क्या होना है? बायनेंसी फोर्स चाहिए, तैरना है पानी में, तो इसको क्या कहते हैं? गैस वैक्यूम। इसका नाम क्या हो जाएगा? गैस वैक्यूम, ठीक है। तो ये अंदर में क्या है भाई? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड पार्ट है, 90% पानी हो,
कुछ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो पानी होगा। अब सेल के बाहर में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिससे वो चलेगा, बताओ क्या नाम है इसका? फ्लैजेला, फ्लैजेला 3 पार्ट से बना है, कौन कौन? हुक, हुक, फिलामेंट एंड बेसल। चलो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटे हेयर लाइक होंगे, एनसीईआरटी में फिगर तो नहीं बना था, बोलो क्या था? फिम्ब्री। किस लिए था? फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट, रॉक से, पत्थरों से, या होस्ट हमारे अंदर एंटर कर गया, अटैच हो। यस, कुछ बैक्टीरिया में एक और स्ट्रक्चर होगा, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बोलो। पीली। ये किसमें हेल्प करेगा? एक तरह से रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन, एक तरह का रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया में ट्यूब बना करके रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हेल्प करने वाला पीली। चल ये हो जाएगा। तो इतना तो याद रखना है बैक्टीरिया के बारे में। फिर बैक्टीरिया में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ना, कि ये बताइए कि एक कप है, इस कप के अंदर में 1/8 कप भरा है बैक्टीरिया से, 1/8 कप ना, ध्यान से। हर बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाता है, बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाता है। तो अभी 1/8 कप भरा पड़ा है, बताइए 20 मिनट में 1/8 कप भरा पड़ा है, तो फुल कप कब होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला? हर 1 मिनट में डबल होगा, तो 20 से 1 मिनट हुआ, 21 मिनट हुए, डबल हो गया। 1/8 था तो अब क्या हो गया? 1/4 हो गया। 1/4, अब 1 मिनट और हुआ तो 1/2 हो गया, हाफ कप हो गया। 1 मिनट और हुआ, 23 मिनट हुए तो क्या हो गया? 1 कप हो गया। तो ये एम्स में मेडिकल का जो क्वेश्चन बनाया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि एक कप है और उसमें 58 मिनट में हाफ कप फुल हुआ है, 58 मिनट में हाफ कप फुल हुआ है, हर मिनट में डबल हो जाता है। तो फुल कप कब होगा? मैक्सिमम बच्चे दिया 116 मिनट कर दिया, जो कि गलत था ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 59। 1 मिनट में तो डबल होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी कर लेंगे। फिर शेप मैंने आपको बता रखा है, शेप कई तरह के होंगे, बोलो। स्फेरिकल हो सकता है, फोकस, रॉड शेप का हो सकता है, बैसिलस, स्पाइरल शेप का हो सकता है, स्पाइरिलम, और कोमा शेप का होगा विब्रियो। विब्रियो। अब ये कोकस के भी कई सारे थे, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, 2 में तो डिप्लो, 2 से ज्यादा होगा चेन फॉर्म में तो गुच्छे में होगा, अंगूर का जैसा गुच्छा क्लस्टर होता है, स्टेफाइलोकोकस। चल इसी तरह से मैंने बोला था कि फ्लैजेला का नंबर भी वेरी करता है। अगर फ्लैजेला नहीं है, एट्राइकस। अगर फ्लैजेला अकेला है, मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजेला दोनों तरफ है, एम्फी, मतलब बोथ, दोनों तरफ है। अगर फ्लैजेला गुच्छों में है, लोफोट्राइकस, लोफो मतलब गुच्छा। और फ्लैजेला बॉडी के चारों तरफ है, चारों तरफ है, तो इसे हम लोग कहेंगे पेरीट्राइकस। पेरी, तो बहुत सिंपल, ठीक, याद, ठीक। चलो अब हम लोग मूव करके, सर ये प्रोकैरियोट्स में आएगा कौन कौन आएगा? तो हम लोग आगे में किंगडम पढ़ने वाले, मोनेरा, अभी आगे में पढ़ेंगे। तो सिंपल अभी जानना है प्रोकैरियोट्स में मेनली कौन आता है। तो याद रखना है, इसके अंदर में मेनली पूछा जाए तो बैक्टीरिया याद रखना है। जो अभी पढ़ा तुमने पीपीएलओ, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर याद है। यानी बैक्टीरिया बड़ा भाई, मेन भाई बैक्टीरिया है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेन जो है वो बैक्टीरिया है, पीपीएलओ है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसका एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, चलो ठीक है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़ा एडवांस्ड है, ये एडवांस है। सर क्यों? हम लोग आगे में बातें करेंगे, एल्गीज का नाम है, एडवांस क्यों है, बातें करेंगे। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है जो बाद में काम आएगा, एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज, इसे मैक्सिमम हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह निकालते हैं। हाँ, ये भी प्रोकैरियोट्स का ही मेंबर है, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। जो हम लोग मेनली इससे क्या निकालते हैं, दवा बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका यूज करेंगे।
चलो ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, अब यूकैरियोट्स पे बात करें। तो यूकैरियोट्स में तुम्हें क्या पढ़ाया था कि सबसे पहले यहाँ पास सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर में न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बनाने के 4 स्ट्रक्चर बताया था, याद करो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो 2 लेयर का बना है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर पार्ट है उस पे कुछ राइबोसोम अटैच हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है कैरियोथीका। कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और थीका का मतलब हो गया लेयर। तो 2 लेयर है, एक बाहर वाला है इक्टोकैरियोथिका, इक्टो, और एक हो गया इंडो। ठीक है, इंडो। अब देखो यहां पास कुछ पोर्स भी होंगे क्योंकि एक्सचेंज भी तो करना है, एक्सचेंज भी करना है, एक्सचेंज भी करना है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर इसे कहेंगे। अब जो आउटर वाला पार्ट है उसमें हो सकता है कि राइबोसोम अटैच। सर राइबोसोम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, हाँ होता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन यहां पास भी हो सकता है, आउटर पार्ट में हो सकता है। ठीक है, अंदर में जो फ्लूइड होगा, बोलो फ्लूइड का क्या नाम होगा? अंदर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा, बोलो क्या नाम होगा? न्यूक्लियोलस। क्या नाम? न्यूक्लियोलस। ठीक है सर। और अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से सुनना। जब सेल को डिवाइड नहीं करना है, अभी सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो अभी लूज है, अनकॉइल्ड है, अनकंडेंस है, धागे नुमा है, धागे की तरह दिख रहा है। तो ये कहलाएगा क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। अभी सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो जो भी अभी जो धागा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, अनकॉइल्ड, कंडेंस नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, खुला हुआ है, अनकंडेंस, धागे नुमा है, क्रोमैटिन कहलाएगा। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल को डिवाइड करना है, तो यही धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है वो क्वाइल्ड हो जाएगा, एक के ऊपर वो बैठते जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, चिपक जाएगा, सभी आपस में जुड़ जाएंगे ना, और वो एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा, तो वो कहलाएगा क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम, तब वो ऐसा दिखेगा, तब वो ऐसा दिखेगा, ये क्रोमोसोम है ना। और ये क्रोमैटिन ऐसा दिख रहा था। दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों डीएनए है, उसमें प्रोटीन, प्रोटीन, लेकिन एक जगह पे क्या है? अनक्वाइल्ड है, अनकंडेंस है, नेटवर्क लाइक है, फाइबर लाइक है ना। जैसे घर में सुई धागा होता है, धागा लो उसको उलझा दो, तो ये हो गया क्रोमैटिन। लेकिन उसको क्वाइल कर दो, एक के ऊपर एक चढ़ाते जाओ, तो वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ले लेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। तो कंफ्यूज नहीं होना। ये कब होगा? जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है तब वो इस रूप में आएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? तो हमने सर न्यूक्लियस का नंबर, तो मैंने क्या बोला था? जनरली 1 होगा, सिंगल नंबर, लेकिन इसका नंबर कभी कभी 1 से ज्यादा हो सकता है। होते कुछ ऐसे भी सेल है जहां 1 से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कुछ फंगस होते हैं, उनके सेल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगा, उसे हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। मल्टी मतलब बहुत सारे, एक सेल में 1 से ज्यादा न्यूक्लियस का होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। इसी तरह से तुम्हारे मसल्स में जो मसल का सेल होता है वहां भी 1 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी का ये पढ़ा देता हूँ, बहुत ही आसान सा है। 1 मिनट। न्यूक्लियस के टॉपिक थोड़ा सा बच गया था, आसान, उसको समझा देते हैं। तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, आप कोई ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें बचा हुआ।
सबसे लास्ट पार्ट में दिखेगा ये। हाँ देखो न्यूक्लियस का, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखना है यहाँ, साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, क्योंकि न्यूक्लियस खुद एसिडिक सब्सटेंस से बना है। याद करो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक नेचर का है, तो उसको रिएक्ट करने के लिए ऊपर से क्या डालेंगे, डाई मतलब कलर होता है बेसिक, तो एसिड बेस रिएक्ट करेगा तभी तो कलर देगा। was given the name chromatin by Flynn, तो ये पूछा जाएगा, क्रोमैटिन अभी बताया, ठीक है। द इंटरफेस, सर इंटरफेस क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लिखा क्या, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइड, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस द हैज हाईली एक्सटेंडेड, पूरा डीएनए खुला हुआ है, एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, सर न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब, ठीक है, वही क्रोमैटिन, उसके अंदर जो डीएनए है कुछ प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो नाम दे दिया न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज न्यूक्लियोलाई, क्या बोला था, न्यूक्लियोलस का नंबर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सर न्यूक्लियोलस करता क्या है, सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, सर प्रोटीन तो बनाता है राइबोसोम, राइबोसोम एक्चुअली में कौन बनाता है, वो न्यूक्लियोलस बनाता है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और राइबोसोम में सर वो तो 40s 60s कुछ ऐसे स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, उस सब यूनिट को बनाने का क्रेडिट किसके पास है, न्यूक्लियोलस के पास। तो सेल को अगर ज्यादा एक्टिविटी करना है, उसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, सेल को एक्टिविटी ज्यादा करना है तो उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, और अगर प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम का नंबर सेल में ज्यादा होना चाहिए, और अगर सेल में राइबोसोम का नंबर बढ़ाना है तो न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस का नंबर सेल में बढ़ जाएगा, इसलिए इसे कहा न्यूक्लियोलाई। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, देख लो भाई, समझ में आना चाहिए। सर पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, ये पार्ट, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर इनर, ये बीच का जो स्पेस है इसी को कहा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलो और क्या है देखते हैं, एक एक लाइन को कवर करते हैं। स्क्रीन नहीं आ रहा है, हाँ बोलो, फिर स्क्रीन नहीं आ रहा है, अभी कौन स्क्रीन में क्या दिख रहा है, एनसीईआरटी या सर फिर, वो सर एनसीईआरटी आपने जो भी बनाया कुछ नहीं दिखा। अच्छा नहीं दिखा उसमें, एक मिनट, चलो कोई नहीं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस समझ में आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर और इनर है ना, उसके बीच में जो गैप था उसी को कहा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब दिखा क्या, नो सर, नहीं दिखा, नो अब सर, क्या दिख रहा है, एनसीईआरटी दिख रहा है अभी भी, यस सर, चलो देखते हैं देखते देखते, मेरे में से कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर यहाँ भी बारिश हो रही थी हो इसलिए भी हो सकता है। तो शायद मेरे में सर इधर भी नेटवर्क का कुछ इशू है, यस सर, नहीं आ रहा है, एक मिनट नहीं आ रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, एक मिनट। हाँ अब एनसीईआरटी दिख रहा है ना, यस सर, एनसीईआरटी में खुद से दिख रहा है, कोई नहीं, यस सर, कर्सर दिख रहा है। चलो सेकंड लाइन पढ़ते, पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्लियर है। यस सर, अब देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता क्या, तो सर साइटोप्लाज्म बाहर में है, अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें डीएनए बैठा है, तो दोनों के बीच एक बैरियर का काम करता है, अंदर में डीएनए बाहर में साइटोप्लाज्म, दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है, एक दीवार खड़ा करना है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेगा मैं दीवार बना देता हूं, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के सेकंड लाइन, फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए, एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और अंदर में डीएनए के बीच में गैप, ये बैरियर बनाने का काम करेगा। अब सेकेंड चीज बहुत आसान, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली
जो न्यूक्लियर मेमोरी का बाहर वाला पार्ट है, रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच हो जाते हैं। At number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore, छोटे छोटे गैप होंगे, क्योंकि अंदर का सब्सटेंस बाहर जाना है, बाहर का अंदर आना है। द पैसेज विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बताया था ध्यान से, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। अब आरएनए को बाहर जाना है, बाहर में राइबोसोम है, राइबोसोम से प्रोटीन बना, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो प्रोटीन अंदर जाएगा, आरएनए बाहर जाएगा, बाई डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन नहीं है, बाई डायरेक्शन। चलो ठीक है। अब सेकेंड चीज, नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन क्या वेरिएशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो? तो हमने दो पढ़े, कौन कौन सा पढ़ा बोलो, याद है? नो सर, फिर से पता नहीं। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ ऐसे जगह है जहां पर न्यूक्लियस का नंबर एक से ज्यादा है, बताओ कहां कहां? मैंने बताया था फंजाई, फंजाई के अंदर में, और दूसरा मसल सेल, हमारे मसल सेल में एक ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगी। और सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, एंड मेनी मैमल्स द एंड सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट, जो तुमने पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर में, वहां पढ़ा होगा तुमने सीव ट्यूब के बारे में, तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, चलो ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें आता है, यहाँ पर से पढ़ लेना। अब तुम्हें मेन चीज बताता हूं, यहाँ पास का पूरा जो स्ट्रक्चर क्या है, चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, चलो दिख रहा है स्क्रीन ब्लैक वाला? यस यस। अब कहता है कि क्रोमोसोम दिखते कैसे, ध्यान से। क्रोमोसोम में सबसे पहले यहां पास एक मैंने व्हाइट वाला स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सर कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब धसा हुआ पार्ट, यहां पास जो मोटापा है वहां पर कम गया है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आर्म्स, इस आर्म्स को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, ये आर्म्स है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। कितने आर्म्स है? दो आर्म्स है, तो दो क्रोमैटिड्स है, ये देख दो क्रोमैटिड्स बन गया। फिर से समझो ना, ये मैंने बनाया क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका नाम है सेंट्रोमियर, एक और नाम क्या है, सेंट्रोमियर, जो ड्राइवर का काम करेगा, जो डायरेक्शन देगा कि क्रोमोसोम को किधर जाना है, जब सेल डिवाइड करेगा तो किधर जाना है, वो डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, इधर आ गया ये क्रोमैटिड, इधर एक क्रोमैटिड, कितने क्रोमैटिड है? दो क्रोमैटिड, ठीक। अब इस सेंट्रोमियर के बाहर में कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में लिखेगा डिस्क शेप का, यानी दोनों तरफ से चिपका हुआ है, इसका नाम है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। सर ये क्या करता है काइनेटोकोर? काइनेटोकोर एक प्रोटीन से बना हुआ डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसका काम है यहां से आकर के कुछ स्पिंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अटैच हो। सर किस लिए? ये स्पिंडल फाइबर, जो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर जो अटैच होगा, किस लिए? जब सेल को डिवाइड करना होगा, तो यहां पास क्या आएगा? स्पिंडल फाइबर। यहां पर क्या आ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर, जो क्रोमोसोम से अटैच करने में हेल्प करेगा ना। जब सेपरेशन होगा ना, सेल का डिवीजन होगा ना, तो ये क्या होंगे? कुछ स्पिंडल फाइबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये स्पिंडल फाइबर कहां जुटेगा? काइनेटोकोर। सर ये आर्म्स क्या बताया, ये आपने जो बताया, ये क्या बताया आपने? ये था क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड है? दो है, तो नाम सिस्टर क्रोमैटिड। ये और ये, मैं इंसान हूं, एक क्रोमैटिड, तो कितने क्रोमैटिड है? दो क्रोमैटिड है, दोनों आपस में कैसे हुए? सिस्टर क्रोमैटिड। सर इसके अंदर है क्या, इस क्रोमैटिड में है क्या? तो इस क्रोमैटिड के अंदर में, इस क्रोमैटिड के अंदर में जो आपका डीएनए था,
वो डीएनए खूब क्वाइल्ड हो गया, खूब क्वाइल्ड हो गया प्रोटीन के हेल्प से, प्रोटीन के हेल्प से खूब क्वाइल्ड हो गया। ये जो डीएनए था खूब क्वाइल्ड हो गया, खूब क्वाइल्ड हो गया, कंडेंस हो गया। कहता ना कि जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो देखो जो डीएनए है वो अनक्वाइल्ड था, अनकंडेंस था, क्रोमैटिन। लेकिन जब उसको डिवीजन करना है तो ये वाला खूब क्वाइल्ड हो गया, खूब कंडेंस्ड हो गया, रॉड लाइक बना लिया, तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। बस दोनों सेम चीज थे, एक अनक्वाइल्ड था, एक क्वाइल्ड है, खत्म। ठीक है। अब देखिए सर यहां पास क्वाइलिंग में कौन हेल्प करता है? तो मैंने बोला था कि डीएनए तो धागा है, डीएनए तो धागा है, उसको उसको जोड़ करके रखना है, उसको जोड़ करके रखना है अंदर में कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो हेल्प करेगा कौन सा प्रोटीन बोलो? हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन याद रखना हिस्टोन प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोटीन होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पूरा नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यानी हिस्टोन प्रोटीन तो है ही है, लेकिन और पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का दूसरा फॉर्म नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए। तो एक्चुअली में केवल हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी। ठीक है। तो यहां पास एनसीईआरटी के एक लाइन को क्लियर करो। अभी सेल को डिवाइड नहीं करना, सेल को डिवाइड नहीं करना, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक। अभी देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अभी सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो जो क्रोमैटिन है यहां पर देखो, क्रोमैटिन देखो, तो कहीं कहीं पे वो लूज है, क्रोमैटिन कहीं कहीं पे लूज है, और कहीं कहीं पे क्रोमैटिन थोड़ा कंडेंस्ड है। तो कहीं कहीं पे वो लूज है और कहीं पर वो कंडेंस्ड है। तो क्रोमैटिन भी कहीं कहीं पे देखो ज्यादा क्वाइल्ड नहीं है, और कहीं कहीं पे देखो उतने ही बड़ा एरिया में ये ज्यादा क्वाइल्ड है, ज्यादा क्वाइल्ड है। तो क्रोमैटिन भी दो तरह के। तो जहां पास वो थोड़ा सा लूज है, ये वाला पार्ट लूज है, तो उसे कहेंगे यूक्रोमैटिन। जो थोड़ा लूज है उसे कहेंगे यूक्रोमैटिन, और जो वो थोड़ा सा कंडेंस्ड है, जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। इसे हम लोग कहेंगे हेट्रो, एक मिनट, हेट्रोक्रोमैटिन। एनसीईआरटी में वर्ड मिल जाएगा हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है दो क्रोमैटिन के दो फॉर्म, जो लूज है थोड़ा यूक्रोमैटिन, और जो ज्यादा थोड़ा सा क्वाइल्ड फॉर्म में उसे हेट्रो। यूक्रोमैटिन फंक्शनल है क्योंकि वो ज्यादा लूज फॉर्म में आसानी से काम करेगा, खुला हुआ है आसानी से काम करेगा, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है उलझा हुआ है वो नॉन फंक्शनल है ना, वो नॉन फंक्शनल है। तो जब आप कलर डालिए, हम कुछ कलर डालते देखने के लिए, दिखता नहीं ये सब चीजें, तो हम ऊपर से दिया है ना एनसीईआरटी में कि हम बेसिक डाई डालेंगे क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। तो जो लूज है, तो समझो ये लूज है, इतना बड़ा पार्ट लिया, तो हमने जैसे ही कलर डाला तो यहाँ डाई 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 बैठ गई, और यहाँ देखो डाई तो ज्यादा बैठेगा ना क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, उतना ही बड़ा एरिया है, उतना ही बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर तो डाई ज्यादा आएगा। तो ज्यादा ज्यादा स्टैंड कहाँ दिखेगा, ज्यादा डार्कली स्टैंड कौन दिखेगा और लाइट स्टैंड कौन दिखेगा, बोलो? जो इतना बड़ा एरिया, और जो में डार्क एरिया जो थोड़ा वाइल्ड है ना, तो जो हेट्रोक्रोमैटिन है उसमें स्टेनिंग की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है, स्टेनिंग कहाँ ज्यादा होगा, स्टेनिंग कम कहाँ होगा, ये चीज याद रखना है। चलो ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक बार फटाफट इस पार्ट को देख ले हम लोग, इस पार्ट को देखें, एनसीईआरटी में मेंशन था। चलो एनसीईआरटी में क्या तुम्हें दिखता है यहाँ पास? ठीक है, यहाँ पर तुम पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पास मिल जाएगा, यहाँ पास यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन करके कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग न्यूक्लियस पे बात करें, न्यूक्लियस पे बात करते हैं। तो देखो ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मिलनी कौन है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का है, ध्यान से सुनना, ये देखो
बीचों बीच, सेंट्रोमियर का है बीचों बीच, बीच में। तो इसे कहेंगे हम लोग मेटा सेंट्रिक। सेंट्रोमियर का पोजीशन का है सर एकदम, मेटा सेंट्रिक। तो नाम होगा मेटा सेंट्रिक। अगर ये मिडिल से थोड़ा ऊपर है, मिडिल से थोड़ा ऊपर है ना, मिडिल से थोड़ा ऊपर है, तो इसे कहेंगे हम लोग सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, मेटा सेंट्रिक, ठीक है। और मिडिल से काफी दूर है, इंड की तरफ है, इंड की तरफ है, इंड की तरफ आ गया, ठीक है, इंड की तरफ आ गया ना, तो इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और एकदम टिप पे पहुंच गया, एकदम टिप पे पहुंच गया, ये टिप पे पहुंच गया, ये टिप पे पहुंच गया ना, तो इसे हम लोग कहेंगे टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। बहुत ही आसान है, सारे फिगर बने, एक बार देखेंगे एकदम क्लियर। फिर से सीखें, ये आपने सेंट्रोमियर बनाया, अब यहां पर क्रोमैटिड्स बना दीजिए, यानी क्रोमैटिड्स बना दिए, ये क्रोमैटिड्स बना दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सेंटर मान लिया, यहाँ सेंटर मान लिया, इधर और इधर जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमैटिड्स के आर्म्स है, क्रोमैटिड्स तो पूरे को कहेंगे, आर्म्स ऊपर और नीचे होंगे, तो बताओ ऊपर और नीचे एक समान, मेटासेंट्रिक। इधर क्या हुआ, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो इधर वाला आर्म्स बड़ा, इधर का आर्म्स छोटा, सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा एबव है, तो एक आर्म बड़ा एक आर्म छोटा, इसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और जो छोटा आर्म है उसका नाम होता है, जो छोटा आर्म है उसका नाम होता है स्मॉल पी, और जो बड़ा आर्म है उसका नाम होता है स्मॉल क्यू। ये नीट के एग्जाम में आ गया था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बस याद रखना, जो छोटा आर्म है स्मॉल पी, बड़े आर्म को स्मॉल क्यू कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक इंड की तरफ चला गया, पूरी तरह से इंड पे नहीं आया, सेंट्रोमियर इंड की तरफ जा रहा है, तो एक आर्म छोटा, स्मॉल पी काफी छोटा, स्मॉल क्यू काफी बड़ा, एक्रोसेंट्रिक। और पूरी तरह से इधर तो कुछ बना ही, इधर तो कुछ बना ही नहीं, तो इसे कहेंगे हम लोग टीलोसेंट्रिक। तो देखिए, चलो फटाफट फिगर देख लो, एनसीईआरटी में चारों फिगर क्लियर होने चाहिए। अभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है उसके बाद में बात करेंगे, अभी केवल चारों फिगर देख लो। और नीचे में देखिए तो आपको ये दिया, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक ब्लैक पॉइंट में दिखेगा। पहला मेटासेंट्रिक है मिडिल पे, दूसरा मिडिल से थोड़ा ऊपर, यानी एक तरफ आर्म छोटा, शॉर्ट लॉन्ग आर्म दिखा दिए, एक इंड की तरफ जा रहा है, तो एक आर्म काफी बड़ा हो गया, एक आर्म काफी छोटा हो गया, ठीक है। और एक हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में टीलोसेंट्रिक में जो छोटा वाला आर्म्स तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा, बहुत वो पूरी तरह से, ठीक है, इंड पे पहुंच जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। लिखा है ना, टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोमल है टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल पे पहुंच गया, तो छोटा आर्म भी जो छोटा सा दिखा है वो भी नहीं रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरे में से ये कर लोगे। चल अब बोलो सर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट क्या है, एक लाइन जान लेते हैं उसके बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल से पढ़ना, बस ये जानो। ये देखो, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, ये आर्म्स क्रोमैटिड्स के आर्म, क्रोमैटिड्स के आर्म्स, ठीक, ठीक है। ये क्रोमैटिड बना दिया हमने, यहाँ क्रोमैटिड मैंने बना दिया, क्रोमैटिड यहाँ बन गए, ठीक है। कुछ स्पेशल क्रोमोसोम में, सब में कुछ स्पेशल क्रोमोसोम में प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा पार्ट होता है, जो धस गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी के अलावा दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन है तो नाम पड़ा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी के अलावा कोई और है तो नाम पड़ा क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब सर सभी में होगा क्या, सभी में नहीं होगा सर, क्यों,
क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और नाम है NOR। सर मतलब NOR का मतलब, क्योंकि ये वो जगह है जहां से न्यूक्लियोलस बनेगा। याद करो, न्यूक्लियस के अंदर में स्फेरिकल बॉडीज न्यूक्लियोलस था, तो न्यूक्लियोलस बनाने के लिए स्पेशल वो जगह है, इसलिए नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन यानी न्यूक्लियोलस को बनाने वाला वो स्पेशल जगह है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही है जो न्यूक्लियोलस तैयार करेगा। और इसके ऊपर में जो डीएनए होंगे, जो क्रोमैटिड्स का पार्ट होगा, उस पार्ट को थोड़ा स्वेल होगा, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर में जो क्रोमैटिड का जो आर्म्स है थोड़ा स्वेलअप है ना, उस पोर्शन को हम लोग सैटेलाइट कहेंगे, उसे सैटेलाइट कहेंगे। तो ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होगा, जिस क्रोमोसोम में होगा उसे हम लोग सैट क्रोमोसोम कहेंगे, सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम, सैट क्रोमोसोम कहेंगे। तो फिर से सुन लो चीजों, मैंने ये बोला हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर तो होगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा, धसा हुआ पार्ट होगा, क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स मैंने बना दिया, ये मैंने क्रोमैटिड्स बना दिया, ये क्रोमैटिड्स बना दिया। लेकिन इसमें एक और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा, तो प्राइमरी के अलावा है, इसलिए नाम सेकेंडरी। इसके ऊपर में जो क्रोमैटिड्स का पार्ट है वो स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, सैटेलाइट। लग रहा है ऊपर में लटक रहा है, सैटेलाइट किसे कहते हैं? ये अर्थ है, उसके चारों तरफ चक्का लगा रहा है, सैटेलाइट। तो अर्थ के ऊपर में कुछ है, सैटेलाइट। तो इसी तरह से ना सेकेंडरी के ऊपर में कुछ है प्रेजेंट, तो उसे कहेंगे क्या? सैटेलाइट पार्ट। हर क्रोमोसोम में नहीं होगा, जिसमें होगा उसे सैट क्रोमोसोम कहेंगे, सैटेलाइट कंटेनिंग क्रोमोसोम। सर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का और कुछ नाम क्या है? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोलस बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके दोनों तरफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, बोलो क्या नाम है? काइनेटो। चलो हो जाएगा, कर लोगे यहां तक? सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर तो न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है? नहीं देखो, न्यूक्लियोलस सिंपल है, न्यूक्लियोलस का कहानी मैं बता। अगर सेल को ज्यादा काम करना है, एक्टिविटी ज्यादा करना है, एक्टिविटी को कंट्रोल प्रोटीन करता है ना। अगर सेल में एक्टिविटी ज्यादा है तो सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो सेल में राइबोसोम की नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, और राइबोसोम का नंबर अगर बढ़ाना पड़ेगा तो राइबोसोम को बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहले एक थे, अब 2 गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, क्योंकि न्यूक्लियोलस से ही राइबोसोम के टुकड़े बनेंगे। हो गया? सर तो उसके लिए क्रोमैटिन को हाँ वो क्रोमोसोम बनना बोल लो कि जो क्रोमोसोम को वापस से अनकॉइल्ड अनकंडेंस होना पड़ेगा क्रोमैटिन के फॉर्म में। अरे ये तो बोला था, अरे सेल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइड थोड़ी करता है, वो तो अभी इंटरफेस में अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम होता ही नहीं है, वो तो अनकॉइल्ड है, अनकंडेंस है, नेटवर्क लाइक है ना, वो क्रोमैटिन है। इसी क्रोमैटिन में कुछ जगह होंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वहीं से लगातार न्यूक्लियोलस बनते रहता होगा ना। तो तुमने पूछा ये सेल डिवीजन के टाइम का नहीं, सेल डिवीजन से पहले जब क्रोमैटिन के फॉर्म में होंगे तो इसे स्पेशल जो जगह होगा ना, जो यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया, स्पेशल जो जगह होगा ना, वो वाला पार्ट का डीएनए। सिंपल समझो, एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर देखो और क्लियर कर देता हूं। ये देखो, ये तो कॉन्स्ट्रिक्शन तो कोई जगह नहीं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? धसा हुआ पार्ट है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। देखो यहाँ ये क्रोमैटिड्स, ठीक है, और ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये हो गया सैटेलाइट।
अब मेन हम लोग बात डीएनए पे करें ना, मेन चीज तो डीएनए है। तो यहाँ पास का जो डीएनए, यहाँ पास का जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए स्पेशल है जो न्यूक्लियोलस बनाएगा। ये डीएनए स्पेशल है जो न्यूक्लियोलस बनाएगा। अब समझ में आया? तो जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो ये डीएनए तो होगा ना, ये वाला, यही डीएनए लगातार न्यूक्लियोलस बनाते रहेगा, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाते रहेंगे। अब क्लियर? कर लोगे? यस सर। चलो ठीक। तो मेरे में से सर एक क्वेश्चन था, हाँ, फॉस्फोग्लाइकेराइड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड, फिर से बोलो। सर फॉस्फोग्लाइकेराइड्स फॉस्फोलिपिड कहाँ सर से? स्पेलिंग बोलते हैं सर, एनसीईआरटी से इसी में था, स्टार्टिंग में था। ग्लाइकोलेट मैं स्पेलिंग बोलती हूँ नहीं है, ग्लाइकोलेट सर, फॉस्फोग्लाइकोलेट। PHOSPHOGLICERIDES। वो फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन इस चैप्टर में नहीं होगा। इस चैप्टर में है क्या? और वो तो सर आगे आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें था। कहाँ था जो क्वेश्चन थे? सर आपने जो पीडीएफ भेजा था उसमें था। मेरे में से दे, उसका स्क्रीनशॉट नहीं है। ओके सर, मैं भेज देती हूँ। चलो ठीक है। इसके अलावा तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स आएंगे जो कि नहीं गिवन है। एक वर्ड होगा माइक्रो बॉडीज। माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो एनसीईआरटी में केवल माइक्रो बॉडीज लिख करके छोड़ दिए। वो एक्चुअली में 3 तरह के हैं। एक का नाम होगा ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम। एक का नाम होगा परऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम। और एक का नाम होगा स्पेरोजोम। ऐसे वर्ड मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन बनाने के दौरान में, टेंशन नहीं लेना है। स्पेरो, टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले पर ऑक्सीजोम। पर ऑक्सीजोम होता क्या? हाँ, तो होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर में हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्लांट के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है परऑक्सीजोम। उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं। H2O2 बना, पता चला हाइड्रोजन परऑक्साइड तो टॉक्सिक है भाई, तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को फटाफट तोड़ दो, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। यानी कि परऑक्सीजोम के अंदर में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है और बाद में उसे तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर परऑक्साइड बनता भी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और परऑक्साइड का टूटता भी है। तो परऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी उसका बनना भी हो गया, सिंथेसिस भी हुआ, और उसका ब्रेकडाउन भी हो गया। दोनों एक साथ चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं परऑक्सीजोम। ये परऑक्सीजोम बनाएगा भी और परऑक्सीजोम को तोड़ेगा भी, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं परऑक्सीजोम। याद रखना। सेकेंड, एक और ये प्लांट के अंदर में एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो तुम्हें अभी नहीं जानना, आगे में पढ़ना है। उसमें 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होंगे। पीसीबी, पीसीबी परऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक बार पीसीबी नहीं, पीसीएम कर लीजिए, पीसीएम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होंगे, परऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है 2 काम। एक काम बताया, ये परऑक्सीजोम बनाएगा भी और परऑक्सीजोम को तोड़ेगा भी। परऑक्साइड का बनना भी, परऑक्साइड का टूटना भी, इसलिए इसे कहते हैं परऑक्सीजोम। सेकेंड, फोटो रेस्पिरेशन। सर क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन सांस लेना। तो ये लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन लेगा, कोई प्रोसेस लीड करेगा, फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, परऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी परऑक्सीजोम फोटो रेस्पिरेशन का पार्ट इन्वॉल्व करेगा। क्या होता है आगे के चैप्टर में पढ़ना। सर ये ग्लाइऑक्सीजोम क्या करेगा? सिंपल,
जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको एक साइकिल कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, कंफ्यूज नहीं होना, इसी को C2 साइकिल कहते हैं। क्या है आगे पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़ना है। C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, वो छोटा होगा। ये ग्लाइको ऑक्सीजोम क्या करते हैं? तो ये फैट्स को, लिपिड्स को, फैट्स लिपिड समझ में आ रहा है ना, उसको तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये फैट्स को, लिपिड को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इसे एक साइकिल कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो ग्लाइऑक्सिजोम एक साइकिल रन करेगा जिसे कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लाइकोलेट और ग्लाइऑक्सिलेट, इसका नाम क्या है? ग्लाइऑक्सिजोम। तो यहाँ पे एक साइकिल कौन सा रन करेगा? ग्लाइऑक्सिलेट। सर क्या करेगा? ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। प्लांट बनाया, एक्सेस हो गया, फैट्स में स्टोर करना। अब फैट्स को जरूरत पड़ा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, तो वो एक साइकिल चलेगा, ग्लाइऑक्सिलेट, किसके हेल्प से? ग्लाइऑक्सिजोम। ठीक है। स्फेरोजोम ये स्टोरेज का काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। किसके स्टोरेज का? फैट्स। ये फैट्स स्टोरेज का काम करेगा। हाँ, एक्सेस फैट्स बन गए, लिपिड्स बन गया, उसको स्टोर करके रखने का काम स्फेरोजोम। सर माइक्रोबॉडीज क्यों नाम पड़ा? माइक्रो मतलब छोटे, सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं। उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो नाम पड़ा माइक्रोबॉडीज। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो जनरली 3 तरह के दिखेंगे, ग्लाइऑक्सिजोम, परऑक्सीजोम, स्फेरोजोम। परऑक्सीजोम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा भी, उसको तोड़ेगा भी, यानी बनाना और तोड़ना मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो परऑक्सीजोम। फिर प्लांट के अंदर में एक प्रोसेस लीड करेगा, फोटो रेस्पिरेशन, जिसे ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं या C2 साइकिल कहते हैं। हमें आगे में डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, परऑक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। होता होगा कैसे करेंगे आगे में, लेकिन परऑक्सीजोम तो कराता है ना, हो गया तो काम यार। सर ग्लाइऑक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ये क्या होता है? ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। स्फेरोजोम ये स्टोरेज ऑफ फैट्स को कराता है। ठीक है, कर लोगे? तो मेरे से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं एक लेक्चर इसका बचा हुआ है सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का, वो मैं दे दूंगा, उसे एक बार देख। तो अगले में हम लोग फिनिशिंग करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में जो डॉक्टर ली है उसके क्वेश्चंस को केवल डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलो ठीक है।